हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से मौजूद हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के वैल्यूएबल रिस्पांस के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आप और भी कुछ नए सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम अपनी इस पूरी सीरीज़ को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल और भी ज़्यादा कंटेंटफुल बना सके, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन की शुरुआत में सबसे पहले मैं 3 जनवरी 1621 में हुई उस महान खोज के बारे में डिस्कस करूंगा, और उस महान वैज्ञानिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसने शायद जो दुनिया में या संसार में या अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्यों को खोजने के लिए एक रास्ता दिया था। वो थे गैलीलियो, और गैलीलियो ने खोज निकाली थी दूरबीन, याद रखिएगा। तो इस खोज के बाद दोस्तों, जो हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख पाते वो आकाशीय पिंड, जैसे हमको पता था कि हमारे यहाँ शुरू से भारत में अगर मैं बात करूं तो हम लोग के यहाँ जो दिनों के नाम थे वो सभी वो नाम थे जिन्हें हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, और जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते थे उन सभी की गणना हमारे इस पूरे दिन वाले कल्चर में या दिन वाली जो व्यवस्था थी इसमें नहीं थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम प्लूटो को नहीं देख पाते थे, या हमने जो आपके अगर आप हिंदी में पढ़ें तो जो लास्ट में आते हैं शनि के बाद अरुण, वरुण और यम, यानी कि आपका नेपच्यून, प्लूटो, इन सबको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते थे। लेकिन गैलीलियो की इस खोज के बाद हमने अंतरिक्ष के और भी सारे नए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और आज हम अंतरिक्ष की बहुत सारी जो रहस्य हैं उन रहस्यों को आज हम खोज रहे हैं। अभी भी खोज जारी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है गैलीलियो को। गैलीलियो से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जुड़ता है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे, आप न्यूटन के 3 लॉ पढ़ते हैं। उसमें से एक जगह आपको जड़त्व की जानकारी मिलती है कि अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी रहेगी। If a body is stationary, it will remain stationary till you will not apply any kind of force on it. कोई चीज़ अगर गतिमान है, if a body is moving, it will remain moving, कि आप उसमें तब तक कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक वो गति करती रहेगी। इस जड़त्व के नियम का प्रतिपादन एक्चुअली गैलीलियो ने किया था, ये याद रखिएगा। इस नियम का प्रतिपादन गैलीलियो साहब ने किया था। आप इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा। भले आप उस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूटन के नियम में पढ़ते हो, लेकिन जड़त्व का जो नियम का प्रतिपादन किया था वो गैलीलियो ने किया था। तो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे अपने समय के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुन लिया है? तो ये व्यक्ति हैं अरविंद पनगड़िया। ये इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के एक्चुअली में। और आप सभी को पता होगा अरविंद पनगड़िया को जो सबसे पहली पोस्ट, ऐसी वाली पोस्ट जिससे उनका पूरे भारत में नाम हो गया, वो तब मिली थी दोस्तों जब नीति आयोग बना था। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हुए थे अरविंद पनगड़िया साहब। क्योंकि आपको पता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे हमेशा, और जो नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद ये आ गया था। नीति आयोग ने भारत के 12वें प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। 12th प्लानिंग कमीशन चल रहा था, लेकिन उसके स्थान पर नीति आयोग जैसा कॉन्सेप्ट मोदी जी लेकर के आए, और उसके बाद इस का जो पूरा स्ट्रक्चर तय हुआ उसमें पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, फिर कई सारे मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के जो सीएम होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। कुल मिला के नीति आयोग एक बहुसदस्यीय एक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका जिक्र संविधान में नहीं हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रविंद्र कुमार त्यागी। आप सभी जानते हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है ये भारत में ट्रांसमिशन सिस्टम को देखने वाला मात्र एक ही ये सिस्टम है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की सारे पावर ट्रांसमिशन को देखता है। जनरेशन कैसे भी हो सकता है, मतलब
प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ट्रांसमिशन का जो जिम्मा है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। और अभी मैं आपसे एक यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी है, कितनी नवरत्न कंपनी है और कितनी मिनी रत्न कंपनी है। प्लीज कमेंट करके इनके आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज कमेंट करके इनका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर भी दूंगा, परेशान मत होइएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया था? तो भारत के साथ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है संयुक्त अरब अमीरात का, यानी UAE। तो भारत और UAE के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। प्लीज याद रखिएगा, साइक्लोन नाम से आप थोड़ा सा परेशान मत हो जाइएगा, प्लीज इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी हैं, ये है कंचन देवी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाल ही में एक नई उड़ान या पहली उड़ान हुई है, और वो उड़ान करने वाली कंपनी का नाम है इंडिगो एयरलाइंस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, मुझे ये भी कमेंट करके आंसर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी दूंगा, कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। याद रखिए और उसका आंसर मुझे बताइएगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। प्लीज गिव मी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाल ली है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो रूस को। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इसका सदस्य भारत भी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें अब नए सदस्य भी जुड़ चुके हैं, राइट, ये नए सदस्य जुड़ चुके हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि इन नए सदस्यों की एक्चुअल में संख्या कितनी है, 10 है या फिर 11 है। प्लीज गिव मी द आंसर। इसमें कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं या 11 सदस्य हैं? प्लीज गिव द आंसर। ओके, तो ब्रिक्स का अगर मैं स्ट्रक्चर बात समझाऊं आपको, तो ब्रिक्स जो था वो 16 जून 2009 में बना था। ठीक है, आपको 16 जून याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ईयर याद रखिएगा। ये 2009 में बनी एक ग्रुपिंग है एक्चुअल में, और इस ग्रुपिंग की निरंतर इसमें वृद्धि होती जा रही है, इसमें देश जुड़ते चले जा रहे हैं। मुझे बताइएगा अभी कितने देश जुड़ने वाले थे, कौन जुड़ गया और कौन नहीं जुड़ा, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। राइट, आपको एक बात और याद रखनी कि ब्रिक्स का एक बैंक भी बना हुआ है जिसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चीन में या चाइना में। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, आपसे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल सरकार ने नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर कई नए टाइप के प्रयोग हुए हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं तो एक नया टाइप का प्रयोग ये भी हुआ है दोस्तों केरल में, कि केरल ने अपना खुद का एक प्राइवेट इंटरनेट सिस्टम डेवलप किया है, और जिसके थ्रू वो हाई स्पीड इंटरनेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस कारण से वहां पर कम्युनिकेशन, या आप ये कह सकते हैं कि जो वहां पर डिजिटलाइजेशन की एक नई कवायद शुरू हो चुकी है, और वहां पे लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ई मैनेजमेंट है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में काफी उन्नत कार्य करना शुरू कर दिया है। तो केरल हमेशा अपने काम से चौंकाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जैसे जिसने खुद का एक प्राइवेट इंटरनेट व्यवस्था डेवलप किया वो है केरल। भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। केरल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसके कोल्लम को 100% संविधान साक्षर, केरल के कोल्लम को 100% संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। मतलब भारत का एकमात्र ऐसा जिला है कोल्लम जो पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला है। मुझे बताइए कि पूरी तरह से कंप्यूटर साक्षर जिला केरल का कौन सा है? वो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 100% कंप्यूटर साक्षर जिला भी है। तो ये भी आंसर मुझे करके बताइएगा। 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान हमारे DRDO ने अपना 6वां
स्थापना दिवस बताया। तो आप सभी को पता है कि डीआरडीओ और बार्क ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो डिफेंस के सेक्टर में बहुत बड़ा रोल अप्लाई करती हैं, और इनकी पूरी हेल्प करता है इसरो, और इसरो की ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि डीआरडीओ आखिर कब बना। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं 1954 में या 1958 में। प्लीज गिव मी द आंसर। 1954 ये ए सही है या बी सही है, मुझे आंसर बताइएगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नामांकन खारिज कर दिया है। तो पाकिस्तान में काफ़ी उथल पुथल मची है, और जब भी पाकिस्तान के चुनाव की बात आती है दोस्तों, तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन सभी से पूछता हूँ। आज आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर इसका दीजिएगा, क्योंकि ये आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी कि पाकिस्तान में पहले आम चुनाव कब हुए। आम चुनाव का मतलब समझ लीजिएगा कि जब पूरे देश में चुनाव हो, तो ऐसा पहला आम चुनाव कब हुआ। और जब आप सन ढूंढेंगे दोस्तों, तो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में आखिर पहला आम चुनाव कब हुआ। और इनको बनना है भारत के जैसे, और ये मदद कहता हूँ मैं, अपनी डेवलपमेंट को भारत के समकक्ष दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे आंसर करके बताइएगा पाकिस्तान का पहला आम चुनाव कब हुआ, आपको भी जान के हैरानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की अधिक से अधिक कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तो तिरुचिरापल्ली आप याद रखिएगा, और मोदी जी तमिलनाडु के दौरे पर थे, और वहां पर उन्होंने 20,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो 3 जनवरी से संबंधित थे, और आपके लिए इनसे भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा प्रयास अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड गिव अस योर वैल्यूएबल रिस्पांस। कमेंट, सुझाव आप जो भी देना चाहते हैं प्लीज दीजिएगा, ताकि मैं आगे और भी चीजें इसमें ऐड कर सकूं। मिलते हैं अपन कल 4 जनवरी के करंट अफेयर सेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।